जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जिनमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसके साथ साथ जितने भी अन्य ऑप्शन होते हैं उसमें से भी हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो क्या 31 हैं, 33 हैं, 34 हैं या 35 हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 34 है ना, क्योंकि एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अन्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 34। इससे कम हो सकते हैं, लेकिन 34 से ज्यादा नहीं हो सकते। हो सकता है कि 30 हो सकता है 25 हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 34 से ज्यादा नहीं हो सकते। अधिकतम मैक्सिमम ये जो नंबर है ये 34 है। एक बात और, अगर कभी आपसे पूछे कि जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, तो अगर पूछे राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट खुद या कोई और ऑप्शन दे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रक्चर को लेकर के या इसके हार्डवेयर, सुप्रीम कोर्ट के हार्डवेयर को लेकर के अगर कुछ भी चेंज होता है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की बात हो, चाहे उसमें जजों के संख्या की बात हो, उसमें कम ज्यादा करने की कोई सा भी बात हो, तो दोस्तों जब भी चेंज करता है तो वो कौन करता है? संसद। सुप्रीम कोर्ट कभी भी खुद अपने जजों की संख्या कम ज्यादा नहीं कर सकते, वो केवल अपॉइंट करते हैं कोलेजियम व्यवस्था के तहत। हालांकि अपॉइंट राष्ट्रपति करता है टेक्निकली, लेकिन वो नाम भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछेगा कि कौन चेंज करता है इनके नंबर को लेकर के, तो हमेशा आपको बताना है कि संसद। ये तो पहली बात होगी। ठीक है, अब क्या कभी चेंज हुआ है? संसद ने क्या कभी चेंज हुआ है, किया है? तो हाँ, संसद ने बहुत बार चेंज किया है, क्योंकि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 1+7 जज थे, यानी कि एक मुख्य जज थे और 7 अन्य जज थे, तो कुल मिलाकर के 8। और ये 8 जो नंबर है, ये संख्या भी पूछा जाता है आपसे कि मूल संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जजों की संख्या क्या थी? तो इनके जजों की संख्या दोस्तों थी 8। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो, बाकी बीच बीच में कई बार भी चेंज हुए, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 34। और मूल संविधान में कितने थे? 8। 7+1 और 33+1, ये आपको ध्यान रखना है। और नंबर को बढ़ाता कौन है? तो नंबर को बढ़ाएगा हमेशा संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नगर पालिका संस्थाओं के लिए चुनाव किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य है? दोस्तों, यहाँ पे नगर पालिका संस्था दिया हुआ है, नगर पालिका, और पूछा हुआ है कि चुनाव किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे संविधान का भाग नंबर 9 है, संविधान का भाग नंबर 9, भाग 9, तो इसमें हम सबको पता है क्या है? पंचायत है। क्या है? पंचायत। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 243 से लेकर के 243 ओ तक है। यहां तक कंफर्म हुआ? ये पूछा जाता है, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये तीनों ही हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद होना चाहिए दोस्तों आपको। 243 से लेकर के 243 ओ तक, भाग नंबर 9। और जो भाग नंबर 10 है, सॉरी, भाग नंबर 9A है। ठीक है, तो यहाँ पे 9A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी बाद में जोड़ा गया होगा, है ना, ये बाद में जोड़ा गया होगा। तो इसमें क्या है? तो इसमें है नगर पालिका, नगर पालिका। और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? तो इसमें आर्टिकल्स हैं 243। अब इसमें 243 ओ तक है, तो इसी में 243 ओ के बाद क्या आएगा? पी। तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है, 243 जेड जी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो नगर पालिका है, जाहिर सी बात है इन्हीं में से किसी एक आर्टिकल, जैसे देखिए पी है ना, पी के बाद क्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद ये फिर से एबीसीडी से स्टार्ट हो जाता है, जेड ए, जेड बी, जेड सी, तो ये जेड जी तक गया हुआ है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नगर पालिकाओं को ये कहता है कि भाई इनका चुनाव अनिवार्यता होना चाहिए? तो ये दोस्तों सही आंसर होगा जेड ए। जेड ए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर कभी आपसे पूछे कि पंचायतों का चुनाव, ये तो नगर पालिका का चुनाव है, जेड ए कहता है अनिवार्यता होगा। अगर आपसे पूछेगा पंचायतों का चुनाव, जो पंचायत का चुनाव है, ये अनिवार्यता होना चाहिए, किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों 243 जो डी है, 243 डी, डी नहीं है, के है, के आपको ध्यान रखना है। डी में तो रिजर्वेशन है, 243 के, 243 के में कहा गया है कि पंचायतों का चुनाव अनिवार्य है। और 243 जेड ए में कहा गया है
कि जो नगर पालिका है उनका भी चुनाव अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? किसको कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संसद को, तो संसद को कुछ अवशिष्ट विषयों पर, अवशिष्ट विषय किसे बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि जैसे 3 सूचियां हैं, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये तो हम सबको पता है। किस अनुसूची में है ये है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां मिलती हैं। जो संघ को लिस्ट मिला है उस पर केवल संघ कानून बना सकता है, जो राज्य को विषय मिले हैं उस पर केवल राज्य कानून बना सकता है, और जो समवर्ती सूची है इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि कुछ भविष्य में नए विषय निकल करके आ सकते हैं, जैसे रोबोट हुआ, जैसे इंटरनेट हुआ, जैसे साइबर क्राइम हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य में नए नए सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगा? तो दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि उन सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा संसद। और ऐसे ही विषय जो तीनों ही सूचियों में नहीं शामिल हैं, ऐसे विषय जो इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाता कौन है? तो अवशिष्ट विषय पर हमेशा कानून बनाता है संघ। ठीक है, संघ यानी कि संसद। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल है 248। ये आपको ध्यान रखना है, मैं बाकी आर्टिकल्स भी बता रहा हूं तो आप नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, तो जो 249 है, 248 में तो संसद को अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। जो 249 है इसमें राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के पास जितने भी विषय हैं, राज्य सूची के विषय को यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से विशिष्ट बना देता है ना, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देता है, तो उस पर केंद्र कानून बनाने का अधिकारी हो जाता है, संसद कानून बनाने का अधिकारी हो जाता है। और कितने समय तक वो कानून बना सकता है? 1 वर्ष तक। ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। और केंद्र कैसे कानून बना सकता है? राज्य सूची के किसी भी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। कैसे बनाएगा? जब भी राज्यसभा, यहाँ पे संसद नहीं, लोकसभा नहीं, राज्यसभा, राज्यसभा अपने सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से ऐसा विशेष प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के इस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा रहा है। और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर उस पर केंद्र कानून बनाने का अधिकारी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है 249 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है दोस्तों। सभी आर्टिकल्स में जितने भी केंद्र और राज्य के विषयों का बंटवारा है, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे भाग नंबर 11 में, भाग नंबर 11 में जितने भी आर्टिकल्स हैं, भाग नंबर 11 में आर्टिकल्स कितने हैं? तो 245 से लेकर के 263 तक। और ये सारे के सारे आर्टिकल्स क्या बताते हैं? केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को बताते हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई एक इंपॉर्टेंट है तो वो 249 है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। ठीक है, 250 में क्या बताया गया है? तो 250 में बताया गया है कि जब भी देश में आपातकाल होगा, इमरजेंसी होगा, तो जब भी आपातकाल होगा तो सेंटर यानी कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकारी हो जाएगा। यानी देश में जब आपातकाल की स्थिति होती है तो संसद हर विषय पर कानून बनाता है, चाहे वो संघ सूची हो, चाहे वो राज्य सूची हो, चाहे वो समवर्ती सूची हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 250 में बताया गया है कि आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अनुच्छेद और उनके विषय से संबंधित, एक तरफ अनुच्छेद है एक तरफ विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता दिया हुआ है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, और 32 में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा एक सही मेल में नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 32। और इसमें है क्या है? तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक उपचार किया जाता है, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, उसका प्रावधान किया गया है 32। और जो शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार ये किस आर्टिकल में है? तो ये है 21A में, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐड किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ये आपको ध्यान रखना है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है और ये केंद्रीय मंत्री परिषद की बात है, तो जो भारत में मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जवाबदेह होती है?
क्या राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या संसद के प्रति? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा के प्रति। अब यहाँ दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको मैं बताता हूं। देखिए, मंत्रिपरिषद जवाबदेह होती है, इतना तो तय है, लेकिन यहाँ पे दो शब्द होते हैं, कभी होता है सामूहिक और कभी होता है व्यक्तिगत रूप से। जब सामूहिक शब्द होगा यानी सामूहिक शब्द, तो ये हमेशा लोकसभा होगा, और जो व्यक्तिगत होगा, मैं दोनों का अंतर भी बताऊंगा ऐसा क्यों है। जब व्यक्तिगत होगा तो ये राष्ट्रपति के प्रति होगा। किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति कैसे है? जैसे किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है, भले ही वो एक मंत्री के खिलाफ आए, भले ही एक मंत्री के, एक सिंगल मंत्री के खिलाफ भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो पूरे मंत्री परिषद को, जितने भी मंत्री परिषद है, पूरे मंत्री परिषद को, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, पूरे मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है ना, और सरकार भंग हो जाती है। तो ये सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है, ये तैरते हैं तो सब एक साथ में, और डूबते हैं तो सब एक साथ में। ठीक है, कोई भी एक मंत्री अगर कुछ भी जवाब देता है तो ये मान लिया जाता है कि ये पूरे मंत्री परिषद का जवाब था। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारे जो मंत्री परिषद है, ये सामूहिकता का सिद्धांत लेकर के चलती है। किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होगा तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और ये किसके प्रति जवाबदेह होते हैं सामूहिक रूप से? लोकसभा। ठीक है, और जो व्यक्तिगत रूप से बात आएगा, व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति जवाबदेह होंगे? तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी सभी मंत्रियों को, जितने भी मंत्री परिषद हैं, सबको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी किसी मंत्री को हटा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह पर, है ना। तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ये भी राष्ट्रपति को पावर है। इसलिए जितने भी मंत्री हैं वो सब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे सामूहिकता के रूप से हो, अगर कभी आपसे आर्टिकल पूछे तो मंत्री परिषद से संबंधित आपको दो आर्टिकल ध्यान रखने हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल ध्यान रखने हैं? दो आर्टिकल कौन कौन से हैं? एक आर्टिकल है 74 और एक आर्टिकल है 75। जो 74 है, इसमें मंत्री परिषद को कहा गया है कि मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा, तो मंत्री परिषद के सलाह पे राष्ट्रपति काम करेगा, ऐसा 74 में बताया गया है। और बाकी सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति है, जो जवाबदेहिता है, ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 75 में कहा गया है। तो मंत्रियों की नियुक्ति हो, मंत्रियों की नियुक्ति हो, या मंत्रियों का जवाबदेहिता हो, जवाबदेहिता, जवाबदेहिता, ये दो चीजें, एक नियुक्ति और एक जवाबदेहिता। और मैं आपको बताऊं, इसी में यह भी बताया गया है, इसी आर्टिकल में, कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है 15%। 15% से अधिक नहीं होगा। और 15% किसका सर, किसका? तो 15% लोकसभा का, है ना। लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। और ये किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया? तो ये दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003, आप ध्यान रखेंगे, 91वां संविधान संशोधन 2003। और इसी के तहत जो 15% का कॉन्सेप्ट, लोकसभा का 15% होना चाहिए जो मंत्रियों की संख्या होगी, और इसमें प्रधानमंत्री समेत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों, जो अंतरराज्यीय जल विवाद हैं, इनसे संबंधित है? दोस्तों यहां पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अंतरराज्यीय जल विवाद क्या है? जैसे कोई एक नदी है ना, स्पेशली नदी को लेकर के है, लेकिन ये कोई नहर भी हो सकता है, कोई नाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई नदी है, मान लेते हैं हम एग्जांपल, नदी को लेकर के चलते हैं, तो एक नदी है, वो एक ही राज्य में तो नहीं प्रवाहित होती, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहुत सारे राज्यों से होकर के प्रवाहित होती हैं। जैसे गंगा नदी को मान लेते हैं, 5 राज्यों से प्रवाहित होकर के जब प्रवाहित होती है, तो जो पहले राज्य हैं, जो ऊपर के क्षेत्र में है, हो सकता है वो गंगा नदी से नहर निकाल करके सारे पानी अपने किसानों को सोख लें, सारे के सारे पानी, गंगा नदी का पानी पूरा अपने ही किसान को सोख लें। अब जो बाद के राज्य हैं, उनके पास तो पानी बचेगा ही नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में विवाद की स्थिति होगी,
और क्षेत्रवाद बढ़ेगा और इससे देश में कहीं ना कहीं फूट पड़ता है। तो ये कंडीशन ना हो, इसके लिए संसद को एक शक्ति दी गई है। संसद को है, ये राष्ट्रपति को नहीं, आपको ध्यान रखना है, संसद को। तो संसद को एक शक्ति दी गई है कि वह ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एक परिषद का गठन कर सकता है। किसी एक परिषद का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे परिषद का गठन, नदी जल विवादों को लेकर के बहुत सारे प्राधिकरण गठित किए गए हैं संसद के द्वारा समय समय पर। तो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे परिषदों को या ऐसे संगठनों को गठित कौन करता है, तो गठित करती है राष्ट्रपति। और संसद को गठित करने का ये अधिकार कौन देता है, तो ये अधिकार देता है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 के तहत संसद मामले को सुलझाने के लिए, अंतर्राज्यीय विवाद को सुलझाने के लिए ऐसे प्राधिकरण को गठित कर सकता है। और 263 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 263 है कि किसी भी मैटर पे, यहाँ पे नदी वदी वाला मामला नहीं है, किसी भी मैटर पे अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है या राज्य और सेंटर के मध्य विवाद है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति, और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कोई सा भी एक परिषद गठित कर सकता है जिसमें सारे ही राज्य होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपस में मिलजुल करके भी उस मैटर को सॉल्व किया जाता है। तो इसे कहते हैं अंतरराज्यीय परिषद, जो 263 में, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 263 में अंतरराज्यीय परिषद और 262 में जो अंतरराज्यीय जल विवाद है उसके लिए परिषद बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो एसटी आयोग है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो क्या अब तो ये आर्टिकल याद हो जाने चाहिए, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है दोस्तों कि अब आपको ये आर्टिकल बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, है ना। क्या 338 है, क्या 338 ए है, क्या 339 है या 340 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 338 ए। 338 में क्या है, तो 338 में है एससी आयोग, क्या है, एससी आयोग, ठीक है। और 338 ए में क्या है, तो ये है एसटी आयोग। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले ये एक ही आयोग था, पहले ये अलग अलग नहीं थे, पहले ये एक ही आयोग था जो एससी के भी अधिकारों को भी संरक्षण देता था और एसटी के अधिकारों को भी संरक्षण देता था। तो ये एक ऐसा आयोग है जो दोनों को संरक्षित करता था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, कब, 2004। 89वां संविधान संशोधन 2004 हुआ और इन दोनों को ही अलग तरीके से अलग अलग बना दिया गया। तो अगर कभी आपसे पूछे एससी आयोग की स्थापना कब हुई, तब भी आपको बताना है 2004। और अगर आपसे पूछे एसटी आयोग की स्थापना कब हुई है, तब भी आपको बताना है 2004, ठीक है। पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे और बाद में इनमें क्या हुआ, पृथक हो गया ये, और पृथक हो गया, एससी आयोग अलग हो गया, एसटी आयोग अलग हो गया 2004 में 89वां संविधान संशोधन के तहत। और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338 ए। जो 338 था इसमें केवल और केवल एससी आयोग बच गया, इसमें से एसटी आयोग निकाल लिया गया क्योंकि दोनों मिक्स काम करते थे। 338 ए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और इसमें एसटी आयोग को स्थापित कर दिया गया। और एक और आर्टिकल है 338 बी, और 338 बी किसके लिए है, तो ये ओबीसी आयोग है, अभी नया नया बना है ये ओबीसी आयोग, ठीक है। ये 102वां संविधान संशोधन 2018, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये किसके लिए है, ओबीसी आयोग के लिए है, ये ओबीसी के अधिकारों को संरक्षण देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो मतलब एक गलत है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक गलत है। 42वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। 86वां संविधान संशोधन मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो अगर आप थोड़े भी समय से अगर मेरी क्लास को देख रहे होंगे तो आप आसानी से इसको चिन्हित कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, क्योंकि ये मैं कई बार बताया हूं। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 42वां संविधान संशोधन। इसमें 10वीं अनुसूची नहीं है बल्कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसमें बहुत सारे चीज चेंज हुआ था। लेकिन जो 10वीं अनुसूची है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, फिर 52वें संविधान संशोधन, है ना, 42वें नहीं 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत ये जोड़ा गया था, जो 10वीं अनुसूची के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में लोकतंत्र शब्द कहां पर उल्लिखित किया गया है? दोस्तों मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं जो ध्यान रखना है आपको कि वह केवल और केवल प्रस्तावना में ही मिलेगा। जैसे लोकतंत्र है हमारा, पूरे संविधान में लोकतंत्र और कहीं नहीं मिलता सिवाय एक जगह, और कहां पर? प्रस्तावना। ऐसे तो लोकतंत्र है। अगर कभी आपसे पूछे गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र शब्द कहां पे मिलता है? तो गणतंत्र शब्द भी मिलता है प्रस्तावना में। ठीक है। एक शब्द पूछता है संघात्मक, तो संघात्मक कहीं नहीं मिलता, संघात्मक कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। गणतंत्र मिलता है, लोकतंत्र मिलता है, इसके अलावा संप्रभु मिलता है। संप्रभु, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ये भी कहां पर मिलता है? ये भी केवल और केवल प्रस्तावना में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक निकाय आपको बताना है। तो क्या निर्वाचन आयोग है, क्या वित्त आयोग है, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्या संघ लोक सेवा आयोग है? और गैर संवैधानिक का अर्थ होता है जिसका संविधान में उल्लेख न हो। तो हमें पता है जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका आर्टिकल कितना है? 315। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है दोस्तों, इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये संविधान में नहीं है, और यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। जो वित्त आयोग है ये 280, और जो निर्वाचन आयोग है ये 324। क्लियर है। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके बारे में कुछ आपको बताता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। जो योजना आयोग 1950 में बनी थी, योजना आयोग, योजना आयोग है ना, योजना आयोग जो 1950 में बनी थी, तो ये क्या करती थी? ये जो भारत सरकार है उनका थिंक टैंक थे। ये विचार करते थे कि भारत सरकार को किस एरिया में कितना खर्च करना चाहिए, किन विषयों पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस विषयों पर सरकार को कम ध्यान देना चाहिए। तो ये सरकार का थिंक टैंक था जिसे योजना आयोग कहते हैं। लेकिन जब ये कोई भी रिपोर्ट सरकार को देती थी तो सरकार उस रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद को देता था, और राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अनुमोदित करते थे। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के ही शक्तियों को मर्ज करके नीति आयोग बनाया गया है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग की स्थापना 1950 और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952। ये दोनों ध्यान रखना है। और दोनों ही जो दोनों है संस्थाएं हैं, इन दोनों का ही अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है ना। चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद पूछे तब भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, चाहे योजना आयोग पूछे तब भी इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और इन दोनों के ही शक्तियों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। जो नीति आयोग कब बना था? दोस्तों जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। क्लियर है, 1 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होता है, क्या उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या विपक्ष का नेता होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के जो पद की व्यवस्था है, पद की व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि 3 लोगों का जो पद है उसको एक साथ याद रखेंगे। एक राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, और तीसरा है प्रधानमंत्री का पद। इन तीनों पदों को आपको एक साथ याद करना है क्योंकि इन तीनों में 11 का अंतर है। तो राष्ट्रपति का पद 52, उपराष्ट्रपति का पद 63, और प्रधानमंत्री का पद 74। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वतंत्र पद यहाँ पे नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आपको, इसी में बात बताई गई है प्रधानमंत्री को, यह मंत्री परिषद का हेड होता है। ठीक है। तो 52, 63 और 74, 11 का अंतर है। तो अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है तो 63, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में कार्य करता है राज्यसभा के, ये आर्टिकल नंबर 64 के तहत कार्य करता है। 63 में इसे उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है, और 64 में बताया गया है कि यह जो उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब क्या होता है? ऐसा पद जो एक पद के रहते हुए दूसरा पद खुद मिल जाए, है ना। आप एक पद पर बैठे हुए हैं इसलिए आपको दूसरा पद भी मिल गया, तो ऐसे पदों को पदेन पद कहते हैं। पदेन। तो राज्यसभा का भी पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है इसलिए वो सभापति का पद भी अपने आप पा गया। ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? 64। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को कर लगाने की शक्ति देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। ये भी पूछा जाता है जो राज्य हैं इनके टैक्स को लेकर के कि ये किन किन चीजों पर टैक्स लगा सकते हैं, ये अधिकार इनको किस आर्टिकल के तहत मिलता है। तो इस पर बड़ा ही विवादित है, क्योंकि इनको केंद्र ने कुछ छोड़ा ही नहीं, संविधान में ही इनको बहुत कम विषय मिले हैं, और जो मिले भी हैं उनसे बहुत ज्यादा टैक्स ये मिलता नहीं है। इसलिए ये हमेशा जो केंद्र है उसके पैसे पर निर्भर रहते हैं। इनके पास बहुत थोड़ी चीजें हैं जिस पर ये टैक्स आरोपित कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल में इनके टैक्स की बात बताई गई है कि राज्य किन किन विषयों पर किन परिस्थितियों पर टैक्स लगा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 265। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन मंजूरी देता है? यहाँ पे मंजूरी दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता नहीं है, ऐसा नहीं पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को कौन मंजूरी देता है? लगाता तो दोस्तों राष्ट्रपति है, लेकिन मंजूरी कौन देगा? तो मंजूरी देता है संसद। और कितने दिन के भीतर? तो आपातकाल लगाने के मात्र 1 माह के भीतर, 1 माह ये समय पूछा जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति ने आपातकाल अनाउंस कर दिया 352 के तहत, राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया मंत्रिपरिषद के कहने पर, कोई बात नहीं, आपातकाल अनाउंस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो निरंतर चलने लगेगा। इसके बाद राष्ट्रपति को 1 माह के भीतर सदन को बुलाना पड़ेगा, दोनों सदन को, और उसमें प्रस्ताव रखना पड़ेगा कि भाई इन इन शर्तों पर आपातकाल लगाया गया है। और उसके बाद क्या करना होगा कि उस प्रस्ताव को पास करवाना होगा। अगर वो प्रस्ताव आगे पास होगा तभी आपातकाल आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज अगर वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो अधिकतम 1 माह तक वो इमरजेंसी चलेगा। जिस दिन लगा था तो लगने से मात्र 1 माह, इसीलिए 1 माह के भीतर संसद से प्रस्ताव पास करवाना बहुत जरूरी होता है राष्ट्रपति के लिए। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंजूरी कौन देता है? तो मंजूरी देगा हमेशा संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक गलत सुमेलित है? लोकसभा 543 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा 250 सदस्य जिनमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। लोकसभा 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा एक गलत है? गलत कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सोचें और बताएं कि इनमें से गलत कौन सा होगा। तो इसमें से गलत क्या होगा आप मुझे बताएं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लोकसभा जो सी है यही हमारा रॉन्ग है ना? कैसे? देखिए, लोकसभा में 343 निर्वाचित सदस्य हैं अभी, यानी कि ये सही है। राज्यसभा अधिकतम 200, यहाँ पे कोई नियम नहीं है, मतलब बस सही होना चाहिए, कुछ ना कुछ मेल होना चाहिए। तो राज्यसभा ये 250 मेंबर इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, जिनमें 238 निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। क्लियर है? ठीक है। लोकसभा 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा 2 वर्ष के लिए नहीं चुनी जाती दोस्तों, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, बिल्कुल होता है, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यानी कि सारे ही हमारे सही हैं, जो सी वाला है केवल यही हमारा रॉन्ग है, और यही रॉन्ग हमें चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित? इसमें भी आपको गलत ही बताना है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अनुच्छेद 338 और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। और आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से जो गलत है वह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आप लोग पहचान गए होंगे जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। ये किसी आर्टिकल में हो ही नहीं सकता, ये गैर संवैधानिक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993। ठीक है, निर्वाचन आयोग 324 में है, वित्त आयोग 280 में है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है।
तो जो रॉन्ग है वो कौन सा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार। और जो 338 दिया हुआ था दोस्तों यहाँ पे 338, इस 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यानी राष्ट्रीय जो एससी आयोग है, एससी आयोग है अनुच्छेद 338 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका संस्थाओं में कितने प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। 74वें संविधान संशोधन में ये कितने प्रकार की नगर पालिकाएं, यहाँ पे पूछा हुआ कि कितने प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं, तो क्या 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर क्या होगा, 3। कौन कौन से हैं? तो जो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की नगर पालिका होती है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत जिनकी संख्या लगभग औसतन 1 लाख से बहुत कम होती है, 1 लाख से कम। ठीक है, दूसरा होता है नगर परिषद। नगर परिषद, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 लाख से ज्यादा होती है। जहां पे 1 लाख से ज्यादा होती है ये ग्रामीण क्षेत्र का होता है, जो ग्रामीण से अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है शहर की ओर, तो उसको बोलते हैं नगर पंचायत। और दूसरा नगर परिषद होता है जिसकी संख्या 1 लाख से ज्यादा होती है, उसे नगर परिषद में घोषित करते हैं। और तीसरा दोस्तों होता है नगर निगम। नगर निगम जिसकी संख्या 10 लाख से ज्यादा होती है उसको नगर निगम में घोषित करते हैं। तो ये 3 तरह के आपको ध्यान रखना है हमारी नगर पालिकाएं हैं। 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको संशोधित किया गया था और 93 के तहत इसको लागू किया गया था। 93 में, वर्ष 1993 में इसको लागू किया गया था। और किस सूची में है ये, तो सूची कौन सी है इसकी, तो 12वीं सूची है। सूची कौन सी है, 12वीं सूची। 11वीं में पंचायत है, 12वीं में ये सूची की बात हो रही है, अनुसूची। अरे भाई अनुसूची, अनुसूची, अगर अनुसूची की बात होगी तो 12वीं अनुसूची। क्लियर है। और अगर भाग पूछ लिया तो भाग, अगर भाग पूछ लिया तो हम बताएंगे 9A, क्योंकि 9 में तो पंचायत है, तो 9A में क्या होगा, 9A में नगर पालिका होगा। 9B में क्या होगा, 9B में होगा सहकारी समिति। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका सहयोगी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे सॉलिसिटर जनरल हो चाहे अटॉर्नी जनरल हो, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में संविधान की 6ठी अनुसूची, जो 6ठी अनुसूची है इसमें पूछ रहा है कि किससे संबंधित है ये। क्या 4 राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान है? क्या जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है? क्या भाषाएं हैं? या दल बदल विरोधी कानून दी हुई है? ठीक है, तो जो दोस्तों दल बदल है ये 10वीं अनुसूची में है, ये आप सबको पता ही होना चाहिए। और अनुसूची ही पूछा हुआ है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 52वां संविधान संशोधन 1985। जो भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची, और 22 भाषा आपको पता है मूल संविधान में ही था 1 से लेकर के 8 तक। और जो जनजातीय प्रशासन है ये 5वीं सूची है, 5वीं अनुसूची, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है ये 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यही। और 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को आपको ध्यान रखना है। ये 4 राज्यों में अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा उसके बारे में ये प्रावधान है जो 6ठी अनुसूची है। छठे हुए 4 राज्य हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, छठे हुए 4 राज्य। तो 6ठी अनुसूची में क्या है, 4 राज्य है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे आपसे मतलब 3 गलत है, एक सही है, और उसकी आपको पहचान करनी है। तो अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अच्छा, इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है? अच्छा, सही है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से संरक्षण है, और उपरोक्त सभी है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊपर के जितने भी हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 20 में दोस्तों 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है तो उसके संरक्षण के क्या अधिकार होंगे? तो पहला है दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक ही जुर्म का उसे 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा।
ये उसका पहला संरक्षण हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि जो भूतपूर्व लक्षी कानून है, भूतपूर्व लक्षित कानूनों से संरक्षण, लक्षित कानूनों से संरक्षण, कानूनों से संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका संरक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई पहले जुर्म किया और बाद में उसकी सजा बढ़ गई, यानी जब आपने जुर्म किया था तो उसकी सजा बहुत कम थी, लेकिन बाद में उसकी सजा बढ़ गई और आपको जब सजा दिया जा रहा है तब उसका दंड बढ़ा हुआ है, तो क्या जब आपने जुर्म किया था तब जो दंड था वो मिलना चाहिए, या अभी जब दंड आपको दिया जा रहा है और बढ़ गया है तब आपको ये दंड दिया, उस आधार पर दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा कि जब आपने कोई जुर्म किया और उसका जो भी दंड था आपको वही दंड मिलेगा, बाद में चेंज करके दंड को बढ़ा दिया जाए ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। और तीसरा क्या है? अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण होता है, यानी आप अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, गवाही से संरक्षण होता है, संरक्षण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक रॉन्ग चूज करना है, आपको रॉन्ग बताना है, ढूंढना है कि कौन सा एक गलत है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपातकाल। और सही आंसर कौन सा है? डी, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है यहाँ पे क्या है? वित्तीय आपातकाल है, तो ये ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय आपातकाल ना होकर के क्या होगा? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इसको मैं आपको टाइम भी दूंगा कि आप देखें और आप सभी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, और बहुत ही खूबसूरत है, आप समय लीजिए लेकिन गलत नहीं सोचना है। आप मुझे बताएं कि इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है। संघ सूची, रक्षा विदेश मामले, राज्य सूची, पुलिस सार्वजनिक स्वास्थ्य, समवर्ती सूची, रेलवे शिक्षा विवाह, या उपर्युक्त सभी के सभी ही सुमेलित हैं, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, समवर्ती सूची, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची, क्योंकि इसमें रेलवे दिया हुआ है और रेलवे ये केंद्र के विषय का सब्जेक्ट है ना, केंद्र का जो विषय है, जो सूची है उसमें ये सब्जेक्ट आता है रेलवे। तो रेलवे कभी भी समवर्ती नहीं है, रेलवे को लेकर के राज्य कानून नहीं बना सकते, रेलवे को लेकर के कानून कौन बनाता है? हमेशा केंद्र बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केंद्र का सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी सब सही है। विवाह ध्यान रखना है आपको, राज्य समवर्ती सूची का है। शिक्षा, ये पहले जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है? भाग पूछ रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कौन सा भाग संबंधित है, तो ये भाग 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाग नंबर 5। दोस्तों जो भाग नंबर 5 है ये मैं बताता हूं, भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 ये केंद्र सरकार जो है ना, संघ सरकार बोलते हैं, तो केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है। जो आर्टिकल 52 से लेकर के, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल इसमें वर्णित है। क्लियर है? केंद्र सरकार में। और इसी में सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनके बारे में बताया गया है। तो कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल से? तो ये 52 से लेकर के 78 तक के जितने भी आर्टिकल आपको दिखाई देंगे, 52 से लेकर के 78 तक आपको जितने भी आर्टिकल दिखाई देंगे वो सब कार्यपालिका के बारे में प्रावधान करते हैं। और दूसरा है दोस्तों विधायिका, विधायिका, और जो विधायिका है ये 79 79 से लेकर के
और 122 तक जितने भी आर्टिकल आपको दिखाई देंगे वो सारे के सारे विधायिका के बारे में बताते हैं। क्लियर है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका न्यायपालिका के बारे में जो आर्टिकल है 123 से शुरू होकर के 147 तक प्रावधान है। और आप कहेंगे कि सर आपने तो 151 बताया हुआ है, यहाँ पर आपने 147 पे ही क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि 148, 149, 150 और 151 ये 4 आर्टिकल सीएजी के हैं, है ना। ये 4 आर्टिकल किसके हैं? सीएजी के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में सेंटर के चाहे राष्ट्रपति पूछे, चाहे उपराष्ट्रपति पूछे, चाहे प्रधानमंत्री पूछे, मंत्रिपरिषद पूछे, संसद पूछे, लोकसभा, राज्यसभा पूछे, सुप्रीम कोर्ट पूछे या सीएजी पूछे, सब किस भाग में होंगे? भाग नंबर 5 में ही सारे होंगे। जितना भी मैंने नाम बताया वो सब के सब अगर कभी पूछे किस भाग में वर्णित है तो सेंटर के ये सब जितने भी, और इसी में महान्यायवादी भी है जो आर्टिकल एक ही है 76, है ना, कार्यपालिका का ही पार्ट है। तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी के बारे में भी पूछे किस भाग में, तो सेंटर के जितने भी होंगे वो सब भाग नंबर 5। और सेम ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे भाग नंबर 6 में राज्य हो जाएंगे। जैसे कि अगर कभी आपसे पूछे राज्यपाल किस भाग में है, या मुख्यमंत्री किस भाग में है, राज्य का मंत्रिपरिषद किस भाग में है, या विधानसभा विधान परिषद किस भाग में है, ये सारे के सारे भाग नंबर 6 में आएंगे। ठीक है। भाग नंबर 7 हमारे संविधान में है ही नहीं। और भाग नंबर 8 में क्या है? तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके शासन प्रशासन से संबंधित जो भाग है वह भाग नंबर है 8। ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज सुधार कर लेंगे, और सुधार क्या है? जो यहाँ पे 123 है दोस्तों, यहाँ पे 124 कर लेंगे, 124। ठीक है, 124 से हमारी न्यायपालिका की शुरुआत होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो 124 में है, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, दिमाग से थोड़ा निकल गया था, आप लोग इसको सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, विधानसभा 6 वर्ष के लिए, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों ये इनका कार्यकाल दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है संस्थाएं या पद, और आपको बताना है कि किसका कार्यकाल इसमें से अच्छा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक गलत है इसमें से। तो काफी आसान है ये, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी तो निश्चित तौर पे आप विधानसभा को ही टिक करेंगे, है ना। अगर इसी जगह पे विधान परिषद होता तब क्या करते? तो ये सही होता, तब भी गलत होता, क्योंकि अगर विधान परिषद होगा तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रखना है, जो राज्यसभा है और विधान परिषद है इनका कार्यकाल अनिश्चित है, अनिश्चित काल के लिए ये चलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? इन्होंने ही क्यों किया? क्योंकि ये उपस्थित जितने भी मेंबर थे, जो सदस्य थे, उनमें सबसे सीनियर थे। और ये सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? तो ये सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट दोस्तों फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। फ्रांस की क्रांति के बाद जो नेशनल असेंबली में लोग इकट्ठा हुए थे, तो उस टाइम भी जो सबसे सीनियर थे उनको ही अध्यक्षता के लिए मौका दिया गया था, और सेम हमारी संविधान सभा ने वहां से ये कॉन्सेप्ट को ग्रहण कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? और इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, है ना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो बता दी जाती है, मैं कोशिश करता हूं कि उन्हीं क्वेश्चन को 25वें नंबर पे रखूं, ताकि आप लोग आंसर भी कर सकें। और इससे देखिए होता ही है कि मुझे ये पता चलता है कि क्या आप लोग पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, पढ़ पा रहे हैं या नहीं, या आपको दिक्कत हो रही है, या क्या लेवल है, तो हमें पता चलता है आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।